हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स वाला जो पेपर है, वो आज से 3 दिन बाद होने वाला है, जैसे कि 22 दिसंबर को होने वाला है। ये बात आप लोगों को पता है कि अब जितना तो आप लोगों ने तैयारी कर लिया है वो तो कर लिया, अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए यूआईएस की तरफ से जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये कि आप इस पिछले इतने दिनों में क्या किया उससे उसको छोड़ करके अब अगले 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। क्योंकि अगले 3 दिन में जो आप करेंगे ये हो सकता है कि आपके नंबर में 10 या 15 नंबर का जो इजाफा कर सकता है, उसमें वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि दो चीज़ है, आपको ये बात समझना है कि एग्जाम सिर्फ आप पढ़ने से आपका क्लियर नहीं होता है, एग्जाम सिर्फ पढ़ाई से क्लियर नहीं होता है, उसके साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उस एग्जाम को कैसे आप अप्रोच करते हो, उस एग्जाम को कैसे आप देखते हो, और उस एग्जाम में जाने के हॉल में जाने के पहले आपकी तैयारी किस तरीके की होती है, आपका माइंडसेट किस तरह का होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश किया कि आपके लिए ये वीडियो बना दूं। वैसे तो ये वीडियो सुमित सर बनाने वाले थे, बट मैं इसको बना दे रहा हूँ सुमित सर का कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। ये बात आप कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, उसको ध्यान में रखना है, जिससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन जो आपने किया है उसको एक बोलूंगा मेजर पुश मिलेगा, एक मेजर तरीके से आपको वहाँ पे आपके नंबर में थोड़ा उछाल मिलेगा। तो पहला चीज़ है जो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि लास्ट 3 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है जो कंटेंट की बातें होती है। कंटेंट में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब जो भी बुक्स आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी बुक आपने अभी तक पढ़ा है, कोई भी ऐसा बुक अगले 3 दिन में मत उठाइएगा जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, या तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के, या किसी फ्रेंड या किसी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर के। ऐसा कोई भी बुक आप पिकअप नहीं करेंगे जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है। तो ये सबसे पहला है कि ओल्ड बुक, जो बुक को आपने अभी तक पढ़ते आए हैं उसी के साथ कंटिन्यू रखिए। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप उस बुक को लाइन बाय लाइन मत पढ़िएगा। आपने अगर उस बुक में अंडरलाइन किया है पढ़ते समय पे, तो आप बैठिए और एक समय सीमा निर्धारित कीजिए कि 3 घंटे के अंदर जो मेरा ये बुक है, हिस्ट्री का है, चाहे पॉलिटी का है, चाहे ज्योग्राफी का है, इसका काम मैं ये करूंगा या करूंगी कि उसको जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया उसको एक बार नजर मारूंगी। ये देख लेना है ना, मारूंगा या मार लूंगी नजर, ये काम आप कर लेना जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, उसको नजर आपको एक बार उसके ऊपर देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने पढ़ते समय पे अंडरलाइन किया था वो आप देखेंगे। दूसरी चीज, आपके पास कोई ना कोई नोट्स होगा, कोई ना कोई आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि आपने नोट्स कम से कम 3 से 4 बार आपने रिवीजन किया होगा उस नोट्स का। तो जो काम आपने अपने इस बुक में किया, ओल्ड बुक में किया है, आपने पुराने जो किताब आपने पढ़ी है, चाहे एनसीईआरटी हो या स्टैंडर्ड बुक हो, सेम काम आपको नोट्स में करना है। क्या करना है, नोट्स में 2 तरीके के नोट्स, अगर किसी बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो गो विद द शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स को फॉलो करना है। जिन्होंने डिटेल में नोट्स बनाए हैं और उसी में अंडरलाइन करके पढ़ाई किया, उसका काम है कि आप उस अंडरलाइन वाले जो सेक्शन है उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़िए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़िए। और तीसरी बात यह कि जिन्होंने भी पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किए हैं उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए कि पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है कैसे, कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखने हैं, आपको कितना आता है उससे ज्यादा ये जरूरी कि पीवाईक्यू में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। अगर हिस्ट्री में पूछा गया है तो किस तरीके से पूछा गया, क्या कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो अच्छी बात है, आपका नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन है उसको ध्यान देना कि कहां पे ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है, क्या यहां पे मैं थोड़ा एक समय और ज्यादा लेता तो वहां पे सॉल्व हो जाते। ये सवाल आपके एग्जाम के बाद नहीं आनी चाहिए, ये सवाल आपको यहीं पे सॉर्ट आउट करना है। कैसे, कोई कोई सवाल आपको क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा समय लेगा, तो वहां पे क्या करना है आपको, अभी अगर आप पीवाई को सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो थोड़ा मुझे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो एग्जामिनर ने कॉन्सेप्चुअल डाला है, थोड़ा सा एनालिटिकल भी डाला है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चौथी बात आप क्या करेंगे, चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, आप क्या कीजिएगा, मैं ये बता रहा हूं सारे बच्चों को कि जितने भी आपने डेट्स या टाइम पीरियड बोल लीजिए, समय, जो भी कोई घटना जो हुआ है उसका जो समय है वो हो गया, उसके साथ ही साथ आपने जो भी फैक्ट्स पढ़ा है, जो भी पर्सनालिटीज पढ़े हैं, जो भी पर्सनालिटीज आपने पढ़ा है, और जो भी आपने कोई प्लेसेस के नाम पढ़े हैं, चाहे जो भी चीज है, इन सभी को
स्पेसिफिकली, मैं क्यों बोल रहा हूं, आपके नोट्स में ये होगा, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ इनको जाकर के स्पेसिफिकली देखना है, ठीक है। अब जैसे इसमें गवर्नर जनरल की बात कर लो, वाइस रॉय की बात कर लो, या अगर आप एग्जांपल ले लेते सती एक्ट कब लाया गया इंडिया में, है ना, 1829 में लाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है, कभी सती एक्ट लाने वाला वाइस रॉय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, उसके नाम के साथ आ जाएगा, किस टाइम पीरियड पे आया था। या अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो कौन सा न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था। तो बहुत सारा सेगमेंट है, जैसे कि आप ट्राइब्स की बात कर लो, आप पर्सनालिटीज की बात कर लो, या आप कोई किसी डेट्स या किसी घटना की बात कर लो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लो, या अगर आप बात कर लेते हैं पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं, या सूरत स्प्लिट की बात करते हो, जितने भी सारे फैक्ट्स हैं आपको मालूम होना चाहिए, फिंगर टिप्स मालूम होना चाहिए कब कौन सी घटना हुई थी। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जेवीपी कमेटी की बात कर लो, जो बनाई गई थी उस समय, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब आया था उसकी बात करो। ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑन फिंगर टिप्स पता होना चाहिए। उसके साथ जो करंट अफेयर्स में जो अभी भी घटना हुई है, जो इवेंट्स हुए हैं, जो आपको हमारे यूएस के क्लासेस में जो आपको बताई गई है, वो आपका काम है कि एक बार रिवीजन कर लेना। जो भी हमारा यूएस ने बताया है आपको कि ये जो भी क्वेश्चन रिवीजन कराएं, वो आपका काम है कर लेना। तो लास्ट ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट्स को एक बार आप देख सकते हैं। सबसे पहला है कंटेंट, जो आपने ओल्ड बुक से लिया उसको पढ़ना है, अंडरलाइन किया था, नोट्स को देखना है और पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। चौथा है कि जो डेट्स है, स्पेसिफिकली मैं डेट्स इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में जाकर आपको कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा और क्या है, उसके अलावा और है आपके साथ कि आप एक काम करना, जो 5th है वो ये कि अगले 3 दिन ना किसी भी तरह का डिस्कशन, अननेसेसरी डिस्कशन जो है, फैमिली कोई भी मुद्दा हो, फैमिली मैटर है या अननेसेसरी डिस्कशन हो, या कहीं पे ट्रिप या टूर आपको करना है, घूमने जाना है, ये सब बंद कर देना। 3 दिन क्या करो, अपने रूम में रहो, शांति से रहो, खाना पीना खाओ और रिवीजन करो। ये 5वां और आखिरी टिप्स है आप लोगों के लिए। इससे क्या होता है कि जब आपका माइंड स्टेबल होता है, आपका फूड हैबिट्स अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा होता है, पानी आप अच्छे से पी रहे हो, तो आपका जो ब्रेन है वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंसान का शरीर एक मशीन की तरह होता है, सभी को पता है, क्योंकि जैसा आप इसको खाना देंगे, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, वैसे आपकी बॉडी की एफिशिएंसी होगी। ओमेगा 3 का अगर कोई खा रहा है सीड्स वगैरह, तो वो सब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, नहीं है तो कोई ओमेगा 3 का टैबलेट्स वगैरह लेकर के आइए, जो आता है मार्केट्स में, वो आप ले सकते हैं सप्लीमेंट्स के तौर पे। 2-4 खाने के साथ 1-2 ले लीजिए। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन को सफिशिएंट ब्रेन फूड मिलता है, आपका ब्रेन सही तरीके से काम करेगा, एफिशिएंट। बिकॉज ये सारा एलिमेंट, अब मैं जो बोल रहा हूं आपको बात, ये मेरे ब्रेन के तौर से ही बोल रहा हूं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आपका ब्रेन भी काम करता है, वो एक फूड की तौर पे काम करता है। ऐसे कहते हैं कि एक इंसान जितना भी खाना खाता है, उसका 35% अप्रॉक्स के आसपास उसके ब्रेन जो है उस फूड को कंज्यूम करता है, मतलब एक तरीके से उस एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो उस चीज़ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट फोकस आप देना। तो ये था आपके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, ये है आपके लिए जो लास्ट 3 डेज स्ट्रैटेजी है। आप ये काम करना कि अच्छे से इसको करिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कोई बीच में कोई आपको डर लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो आपको डरना नहीं है। अगर किसी को बात करना है तो हमारी फैकल्टी के पास फ़ोन कीजिए, या आप उनसे कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वैसे ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में समय से पहले जाइए, कोई जल्दी मत कीजिएगा कि मतलब लेट समय पे निकल रहे हैं या कहीं पे नहीं। अपना एग्जाम की जो आखिरी रात होगी, अच्छे से उस दिन नींद पूरा करना है, जल्दी सो जाना है, जल्दी उठना है, अच्छे से चाय या कॉफ़ी जो भी आप पीते हैं पीजिए, हल्का कुछ खाइए और एग्जाम में जाइए। बिल्कुल फ्री माइंड से, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, एग्जाम में रिस्क लेने से नहीं घबराना है। अगर आपका माइंड कहता है कि ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये सही ऑप्शन है, तो उसके साथ जाइए। समटाइम्स क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड कुछ इन्फॉर्मेशन को रखते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आपके सामने जब आपका क्वेश्चन आता है तो वो निकल के आता है, तो उस पर भरोसा कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप पढ़े हो, ट्रस्ट योर नॉलेज। जो पढ़े उस पर भरोसा कीजिए, अपने नॉलेज पे भरोसा करो। बहुत सारा ऐसा टाइम होता है ना, आपको लगता है कि इस जो ऑप्शन था ये मैं अच्छा सोच रहा था, लेकिन मैं अपने जो मेरा इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ रहा था उसके अगेंस्ट गया, इसीलिए गलत हो गया। तो ये होता है, सबके साथ होता है। आपका काम क्या है कि अच्छे से इसको एनालिसिस करके, दिमाग जो कह रहा है, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही है, उसके साथ जाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि आप तो वैसे ही वो 2 नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर जहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो वो आप लगाइए। जहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्ट्स पता है वहाँ पे
जाओ। लेकिन जब भी आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक भी ऑप्शन आपको नहीं पता है, वैसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। लेकिन जहां पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 में डाउट हो रहा है, और वहां पे अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ये ए या बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो आप उसके साथ जरूर जाना। तो ये चीज है, थोड़ी थोड़ी जो बातें उसको ध्यान में रखिएगा। और जो भी आपका डाउट है, बाकी यूआईस आपके लिए आगे भी हम लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे आपका सिलेक्शन हो, आप हमसे जुड़े रहें और हम आपके लिए जितनी मदद हो सके करें। सो थैंक यू सो मच। जैसा भी होगा हम फिर मिलते हैं पेपर के बाद।